विद्यावाहिनी माता सरस्वती, आज इस विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित एयर कमोडर आदरणीय काले जी, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय तपन बिहारी जी, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हम सबके मित्र हर्ष अत्री जी, इस प्रांत अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष आदरणीय धीरज जी, स्वागत समिति के मंत्री अमिताभ जी, विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री बहन शिवांगी खैरवाल जी, इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष उमेश चंद्र जी एवं इस इकाई के मंत्री विकास जी, सभागार में भी बहुत विशिष्ट लोग उपस्थित हैं। विद्यार्थी परिषद की पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री बहन निधि जी, अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मनु दीदी, विद्यार्थी परिषद के ही पूर्व अध्यक्ष अभिषेक टंडन जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आनंद श्रीवास्तव जी। आज मैं एक विशेष बात भी और देख रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रांत अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद जिस विचार के साथ काम करता है, शिक्षा परिवार, तो शिक्षा परिवार यानी प्राध्यापक, प्राचार्य, शिक्षाविद, छात्र, ये समन्वय के साथ भी शिक्षा क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आंदोलन के लिए आंदोलन करना ये विद्यार्थी परिषद का परिचय नहीं है। और इसलिए आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स फोरम के अध्यक्ष मिलाप जी और नागेंद्र जी की भी विशेष उपस्थिति यहाँ है। सभागार में पूरे दिल्ली प्रदेश से जो एक परिवर्तन का, सकारात्मक परिवर्तन का जज्बा मन में रखती है, विश्वास मन में रखती है, ऐसे मेरे समक्ष बैठे छात्र शक्ति आज प्रातः जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश ले रहा था तो मुझे अपने दो पूर्व कार्यकर्ता छोड़ने के लिए आए। प्रवेश द्वार से जैसे ही हमारी गाड़ी अंदर प्रवेश लेती है तो उनके मुंह से शब्द निकलता है, वाह भाई प्रफुल्ल जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिधर दिखे उधर विद्यार्थी परिषद का भगवा लहरा रहा है। मैंने उनसे कहा कि भारत बदल रहा है, भारत अभी औपनिवेशवाद से बाहर निकलता भारत हम सब लोग अनुभव भी कर रहे, हम सब लोग देख भी रहे हैं। और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ऐसे समय में देश के लिए कार्य करने का मौका मिल रहा है। भारत भारतीयता का
सही मायने में आनंद लेने का एक मौका हमें मिला है। भारत भक्ति का संदेश देने का एक मौका हमें मिला है और भारत के शक्ति की अनुभूति लेने का भी मौका हमें मिला है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं बैठे बैठे ही मंच पर बैठे बैठे ही सोच रहा था कि देश ने स्वाधीनता का अमृत महोत्सव देश ने मनाया। स्वाधीनता के 75 वर्ष देश ने मनाए हैं। अपने स्वाधीनता के बलिदान पर्व के 75 वर्ष विद्यार्थी देश ने मनाए हैं। और जब देश स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहा था तब सही मायने में अपने पूर्वजों ने, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, ऐसे लोगों को जिस तरह की स्वाधीनता के बाद के भारत की कल्पना उन्होंने की थी, उस दिशा में भारत बढ़ते हुए अमृत महोत्सव के पूरा स्वागत करते हुए उन्होंने ऊपर से देखने का भी सौभाग्य उनको भी मिला। एक समय ऐसा था कि जिस समय कि जो भारत नहीं है, जो भारत की पहचान नहीं रही है, ऐसे बातों को भारत की पहचान के साथ जोड़ते हुए भारत को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का काम इस देश में हुआ है। आक्रमण कालखंड से ही एक शक्ति संपन्न, समृद्ध, ज्ञान के केंद्र को सही पहचान, ज्ञान के केंद्र की सही पहचान को मिटाते हुए, जिसकी सही पहचान, जो एकता में विविधता जिसकी सही पहचान थी, तो उसकी एकता में विविधता की पहचान को बदलने का बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के साथ करते हुए एक अलगाव का वातावरण भारत में उत्पन्न किया गया। एक समृद्ध भारत को गरीब भारत के रूप में दुनिया में प्रस्तुत करने का काम किया गया। एक ज्ञान के केंद्र भारत को दुनिया के समक्ष एक अनपढ़ भारत के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया गया। एक वीर प्रसूता भारत भूमि को एक लाचार देश में, देश के रूप में दुनिया के समक्ष ले जाने का एक षड्यंत्र भारत के साथ हुआ। और इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को इस देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई, ऐसे सभी षड्यंत्रों के चलते जो एक अखंड भारत के स्वाधीनता के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर, ऐसे हजारों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वो 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन होते होते उसके दो टुकड़े होकर इस देश को स्वाधीनता मिले। ये भी बात बार बार दिल को छेद कर जाती है। और इसलिए जब उन्नीस के बाद
जो भारत की वास्तविक पहचान, एक समर्थ, समृद्ध, सशक्त, समरस, ज्ञानी भारत के तौर पर स्वाधीन भारत के लिए एक संकल्प शक्ति जागृत करना और समाज के हर घटक को, यानी स्वाधीनता के लिए जैसा पूरा देश का हर व्यक्ति भारत माता की जय के लिए काम में लग गया था, वैसा स्वाधीनता के बाद भी कुछ ही लोगों के आधार पर देश को खड़ा नहीं करना, तो अधिकतम लोगों की सहभागिता के साथ देश खड़ा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, समाज के हर घटक को, ये मेरा देश है और इस देश के लिए मुझे जीना है, देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये संकल्प शक्ति के जागृति का काम ये विद्यार्थी परिषद की स्थापना है। और इसलिए केवल लिमिटेड लोगों की सहभागिता के आधार पर देश में परिवर्तन आएगा क्या? नहीं, ये मर्यादित शक्ति के सहभागिता के आधार पर देश में परिवर्तन नहीं आ सकता है। देश में अगर सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो देश के हर घटक की सहभागिता उसमें महत्वपूर्ण है। वो ग्रामीण है, शहरी है, गांव, गरीब है, अमीर है, अधिकारी वर्ग है, स्कूल में पढ़ने वाला छात्र है तो महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र है, एकेडमिशियंस है और मजदूर है। ऐसा देश का हर घटक अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से जब अपनी संपूर्ण सहभागिता, संपूर्ण शक्ति, एक शुद्ध सात्विक मन के साथ देश के लिए कार्य करेगा, तभी देश खड़ा हो सकता है। और इसलिए स्वाधीन भारत में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता, मास पार्टिसिपेशन इन द सोशल चेंज, मास पार्टिसिपेशन इन द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, ये बहुत जरूरी बात है। और इसलिए मास पार्टिसिपेशन कब संभव है? मास पार्टिसिपेशन तभी संभव है जब हर स्तर के व्यक्ति को काम करने के लिए पूर्ण मौका, उस तरह का वातावरण देश में करना। और इसलिए स्वाधीनता के बाद सही आवश्यकता क्या थी? तो मुझे ऐसे लगता है स्वाधीनता के बाद ऐसे परतंत्रता के जो जो निशाने थी, वो परतंत्रता के निशानों को बदलते हुए एक भारत और भारतीयता के शक्ति को जागृत करने का काम, जैसा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ तो हमारी पहली शिक्षा नीति जो बनी, अधिकतम लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता बढ़े, जो शिक्षा से वंचित रहे उनको शिक्षा लेने के लिए सुलभ वातावरण बनाया जाए। और इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हुआ, मुझे ऐसी लगता है कि भारत में पहला काम जो होना चाहिए था वो भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रथम परिवर्तन शिक्षा के इसमें होना बहुत जरूरी था, जिससे शिक्षा में मास पार्टिसिपेशन। और इसलिए शिक्षा में मास पार्टिसिपेशन नहीं होने के कारण, बहुत लोग शिक्षा से वंचित रहने के कारण भारत के विकास में हर तरह की शक्ति नहीं लग पाई। और इसलिए जो हम अभी भारत देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इतना ये स्टेप अगर हम पहले उठाते हैं तो भारत के स्वाधीनता के 75 वर्ष, विकसनशील भारत, विकसनशील भारत, विकसनशील भारत, ये हमें शब्द सुनने को नहीं मिलता। विकसित भारत की एक पहचान के रूप में भारत आ गया, क्योंकि हमने आक्रमण का दंश झेला था, क्योंकि हमने उस समय के लोगों ने भारत की सही पहचान को बदलने के षड्यंत्र का अनुभव उन्होंने किया था। उन्होंने संपन्न भारत को आक्रांताओं
के लूट के माध्यम से गरीब भारत बनते हुए उन्होंने देखा था। और इसलिए स्वाधीनता के लिए बलिदान तक देकर इस भारत को पुनः विश्व गुरु का दायित्व के साथ दुनिया में स्थापित करने के संकल्प के लिए पूरे भारत स्वाधीनता के लिए संघर्षरत खड़ा हुआ था। ये भी हमने और इसलिए ये वर्तमान का कालखंड जो है, मैं अक्सर कहता हूं कि जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया वो सब लोग जब वर्तमान भारत को देख रहे हैं, ऊपर से जब देखते होगे तब बोलते होगे हाँ इसी के लिए हमने स्वाधीनता के लिए, केवल ब्रिटिशर्स को भगाना हमारा उद्देश्य नहीं था, उतना ही हमारा उद्देश्य नहीं था। भारत को भारत बनाना ये हमारा उद्देश्य। स्वाधीनता का शुरुआती दौर जो गया है, शुरुआती कालखंड जो गया है, वो कालखंड को भी अनुभव करना बहुत जरूरी है। एक कालखंड भारत को रशिया बनाने में चले गया। कुछ लोगों ने भारत का जर्मनी कैसी होगी, भारत का अमेरिका कैसे होगा, और इसलिए भारत को रशिया, भारत को जर्मनी, भारत को अमेरिका, यानी कभी भी ओनली डुप्लीकेशन, नकल। सही क्या बात करनी थी, तो भारत को अमेरिका, भारत को रशिया, भारत को जर्मनी नहीं, तो भारत को भारत बनाना ये जरूरी है। क्योंकि भारत एक श्रेष्ठ भारत था, भारत एक विश्वगुरु भारत था, भारत ऐसा भारत था जो विश्व को एक परिवार के रूप में देखने वाला भारत था। भारत एक ऐसा देश था जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के चिंतन के आधार पर तकलीफ करने वाला भारत। और इसलिए ये भारत का चिंतन, ये भारत का दर्शन, ये भारत की महत्ता को सिद्ध करने वाला था। और इसलिए इसी को स्थापित करने से विश्व के शांति का मार्ग खुलेगा, ये बात समझना बहुत जरूरी था। पर आक्रमण कालखंड के दासता से उस समय का नेतृत्व बाहर नहीं निकल पाया। स्वाधीनता तो मिल गई, पर स्वाधीनता के पश्चात नीतियां जो भारत में लागू हुई, वो नीतियां औपनिवेशवाद के धरातल पर ही वो नीतियां भारत में बनी। और इसलिए जो भारत गांव-गांव में, जिस भारत में उद्योग चलते थे, जो भारत एक उत्पादक भारत था, जिस भारत का हर व्यक्ति एक वर्क फोर्स था, एक कर्म शक्ति थी, स्वाधीन भारत में ऐसे हर समाज को उनके कर्म शक्ति को जागरूक करने का जो काम होना चाहिए था, वो कर्म शक्ति को जागरूक न करते हुए जो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर जाना था, मास पार्टिसिपेशन पर जाना था, तो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर नहीं जाते हुए जो भारत में औद्योगिकरण की नीति लाई गई, वो विकेंद्रित औद्योगिकरण की नीति नहीं, तो एक केंद्रीकृत औद्योगिकरण की नीति भारत में आई। तो केंद्रीकृत होने के कारण कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता गई। और इसलिए अगर उत्पादक कम हो गए और खाने वाले ज्यादा हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं, तो बेरोजगारी, गरीबी, ऐसे समस्या से भारत बाहर नहीं निकल पाया। और इसलिए भारत की समृद्धि का मार्ग खोलना, यानी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी बात है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का ये जो कालखंड है, ये भारत को एक सही नीति के साथ भारत बनाने की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं।
और इसलिए फिर जो एक संकट का कालखंड भी बीच के कालखंड में आया है, ऐसे संकट के कालखंड में भी जब दुनिया हिल गई थी, जब दुनिया रुक गई थी, तब भी भारत रुका नहीं, भारत डिगा नहीं, भारत हिला नहीं, भारत एक शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होते गए। कोविड के कालखंड में बहुत लोगों ने, जिसको मैं कहता हूं नतदृष्टि लोग, जिनको अच्छे देखने की आदत नहीं रही, ऐसे लोगों ने भारत का मजाक बनाने का भी प्रयास किया। भारत का कहने लगे कि भैया जी ये कोविड के कालखंड में क्या भारत थाली बजाने से कोविड भागने वाला था क्या, या दिए लगाने से कोविड भागने वाला था क्या, या ताली बजाने से कोविड भागने वाला था क्या। ये वो समझ नहीं पा रहे थे कि 100% लोगों की ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। 100% लोग, देश के 100% लोग वैक्सीन नहीं बना सकते थे, पर गांव का व्यक्ति भी थाली तो बजा ही सकता था, गांव का व्यक्ति भी ताली तो बजा ही सकता था, गांव का व्यक्ति भी दीपक जला तो सकता था। उसको ये भाव जगाते रहे कि भैया तू दीपक जला, कोविड तू ही भगा सकता है। जैसे महात्मा गांधी ने जैसे चरखे से धागा बुनने से भी तू देशभक्त हो सकता है, तू केवल स्वच्छता अभियान में लग जा तो भी तू देशभक्त हो सकता है। हर एक को बंदूक हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे सहजता से भी तू देशभक्ति कर सकता है। मुझे लगता है कि भारत के नेतृत्व ने पूरे देश में एक ऊर्जा का संचार करते रहे और वैज्ञानिकों को बताया कि आपको वैक्सीन बनाओ, और इसलिए 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन भारत दे सका, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया और भारत के आम समाज ने भारत को जागरूक रखा। ये भारत है, और इसलिए 100% समाज को आनंदी देखना चाहिए। यह अंत्योदय की कल्पना जो है, भारत का, गांव का, गरीब, गली का, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये दुखी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति हंसता हुआ ही रहना चाहिए, और इसलिए ऐसे आनंदी हंसते हुए भारत को खड़ा करने का काम ये जो चल पड़ा है, मुझे ऐसे लगता है कि अभी बहुत महत्वपूर्ण रोल ये युवा पीढ़ी का है। भारत का ये अमृत काल चल रहा है, और इसलिए भारत का जब ये अमृत काल चल रहा है, मुझे लगता है कि स्वाधीनता के 75 वर्ष हो गए, इसलिए अमृत महोत्सव नहीं कहा है। भारत देश दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, और इसलिए जो देश दुनिया के युवा देश के रूप में उस कालखंड में रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने ब्लास्ट किया, जापान उद्ध्वस्त हो गया था। जापान उस समय, जापान की पॉपुलेशन दुनिया की युवा पॉपुलेशन में सबसे प्रथम क्रमांक की थी, और इसलिए जापान को उद्ध्वस्त तो बम ब्लास्ट से किया, पर जापान के युवाओं ने फिर से जापान को खड़ा कर दिया। ये युवाओं की, इसलिए प्रथम से अभी की जो स्थिति है, ये भारत जो दुनिया का एक युवा देश के रूप में भारत जो है, ये भारत का एक अमृत काल चल रहा है, और इसलिए ऐसे हर क्षेत्र में भारत की पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए हम सब लोगों के सहभागिता से ये संभव है। और इसलिए स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के साथ भारत ने, जो मैंने कहा कि 1947 में पहला काम होना था, भारत के लिए भारत की शिक्षा, भारतीय भाषाओं में शिक्षा का दायित्व के साथ आगे बढ़ना था। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव ने, भारत की सरकार ने भारत के लिए भारत की शिक्षा, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू करते हुए
भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का जो संकल्प जागरूक किया, मुझे ऐसे लगता है कि मास पार्टिसिपेशन इन द एजुकेशन यह अभी संभव होगा। गांव का, गली का, गरीब का बच्चा भी इंग्लिश के कारण डॉक्टर इंजीनियर बनने से वंचित नहीं रहेगा। अभी गांव का, गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है, वो अपनी भाषा में। गांव का, गरीब का बच्चा भी अभी डॉक्टर बन सकता है, वो अपनी भाषा में डॉक्टर बन सकता है। अंग्रेजी नहीं आती है तो उसको बाधा नहीं होगी। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि भारत ये कभी भी किसी के विरोध करते हुए आगे नहीं बढ़ा है। मैं तो चाहता हूं कि भारत का हर छात्र जर्मन भी पढ़े, फ्रेंच भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, रशियन भी पढ़े, जापानीज भी पढ़े, कोरियन भी पढ़े, चाइनीज भी पढ़े, क्योंकि दुनिया का नेतृत्व जिस देश को करना है उस देश को तो दुनिया की भाषाएं आनी चाहिए। इसलिए कुपमंडुक मानसिकता रखने वाला ये भारत नहीं रहा है। ये भारत तो अतिथि देवो भव, ये भारत तो सभी विचारों का स्वागत करने वाला ये भारत रहा है। ये भारत संवादहीनता उत्पन्न करने वाला भारत नहीं, तो ये भारत संवाद उत्पन्न करने वाला ये भारत रहा है। भारत ये कभी भी चुप बैठने वाला भारत नहीं, तो हर तरह की चर्चा के करने के लिए तैयार ये भारत है। और इसलिए वैसा ही भारत ये दुनिया में एक अच्छा स्वागतशील वातावरण खड़ा कर सकता है। और इसलिए ये जो स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का ये जो कालखंड अभी जो चल रहा है, ये भारत को भारत बनाने का ये कालखंड है। और इसलिए अभी लोग बोलेंगे आप लोगों को कि ये बुलेट ट्रेन चाहिए क्या? लोग बोलेंगे आप लोगों को कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है क्या? लोग बोलेंगे आप लोगों को कि ये एयरपोर्ट इतने बड़े बड़े बनाने की आवश्यकता है क्या? लोग बोलेंगे आपको कि इस तरह के गांव गांव में कोई ये वातावरण बनाने की आवश्यकता है क्या? मैं कहता हूं कि हाँ, भारत को समृद्ध भारत के रूप में खड़ा करना ये समय की आवश्यकता है। हाथ फैलाने वाला भारत नहीं, तो देने वाला भारत बने, ये समय का राइट टाइम है। इसके ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर उसी भाषा में देने का समय है। हम जिस कैंपस में अभी है ना, इस कैंपस में कुछ समय ऐसे लोगों ने राज किया है कि जो नया कुर्ता लेंगे, पहले कैंची से काटेंगे, बाद में धागे से सिलाएंगे, फिर इसको पहनेंगे, पहले कटिंग करेंगे, फिर बाल खराब करेंगे।